स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के मॉडल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, मतलब जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जठर रस होता है इसका श्रावण अमाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमाशय के द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमाशय में। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में जाइलम का कार्य होता है। तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में दो प्रकार के संवहन मंडल होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है, तो फ्लोएम के द्वारा फूड अर्थात भोजन का स्थानांतरण या परिवहन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जल व खनिज लवणों का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परागकण किसके अंदर बनते हैं, मतलब परागकण जो होते हैं इनका निर्माण किसके अंदर होता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो परागकण होते हैं उनका निर्माण पराग कोश में होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर कि ओजोन परत के कार्य लिखे। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और ये क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अत्यंत ही हानिकारक होती हैं, अतः ये अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे शरीर में जो है त्वचा का कैंसर इत्यादि घातक रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इनसे हमारी ये सुरक्षा करती हैं। अगर ये पादपों पर पड़ जाए तो उसे तहस नहस कर देंगी। ठीक है, तो इन सभी से हमारी ये रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव में जो मादा जनन तंत्र है उसका फिगर यहाँ पे बना देना है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सही समझाइए। तो समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग, और दूसरा है समरूप अंग। ठीक है, समरूप अंग। समजात अंग क्या होते हैं? अगर हम एग्जाम्पल याद रखें तो परिभाषा तुरंत याद हो जाएगी। समजात अंग में हम याद रखेंगे मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, और दूसरा याद रखेंगे बतख के अग्रपाद, बतख के अग्रपाद। ठीक है, अब देखिए भाई मनुष्य के जो हाथ होते हैं और जो बतख के अग्रपाद होते हैं, इनकी उत्पत्ति और संरचना जो होती है ये तो समान होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है, परंतु जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो क्या करता है, किसी वस्तु को पकड़ने में इसका प्रयोग करता है, लेकिन जो बतख के अग्रपाद होते हैं वो क्या करती है, इसके माध्यम से तैरती है। ठीक है, अर्थात समजात अंग क्या हो गए कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रही समजात अंग। अब हम दूसरा देखते हैं समरूप अंग क्या होते हैं। समरूप अंग को हम समवृत्ति अंग भी कहते हैं। तो ये जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। समरूप अंग में जैसे पक्षी के पंख व कीट के पंख हो जाएगा एग्जाम्पल। तो अब इसमें देखिए भाई पंख तो वही है, पंख तो वही कार्य करेंगे। पंख का कार्य क्या होता है? उड़ना होता है, तो पंख तो उड़ेंगे ही। पंखों के द्वारा पक्षी हो चाहे कीट हो दोनों भाई एक ही तो कार्य किया जाएगा, उड़ना। ठीक है, लेकिन इनकी जो बनावट होती है, संरचना होती है, वो दोनों की अलग अलग होती है। अर्थात यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना असमान होती है परंतु उनके कार्य समान होते हैं उन्हें हम समवृत्ति अंग या समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव आहार नली में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो सभी को पता है कि मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो आहार नाल में ही होती है। तो सबसे पहले हम पाचन की परिभाषा लिखेंगे कि जटिल अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में तोड़ना, वो भी किसकी उपस्थिति में, पाचक एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब मनुष्य में पाचन जो है वो आहार नाल में होता है। किस में होता है, आहार नाल में होता है। तो अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। पहला भाग आता है हमारा मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम डाल देते हैं मुख एवं मुख गुहा। इसमें लिखेंगे कि दो होंठों से घिरा हुआ भाग मुख कहलाता है। मुख के अंदर 32 दांत तथा एक लचीली मांसल संरचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। ठीक है, इसके अब मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके द्वारा लार का श्रवण होता है। और ये क्या करता है, ये जो लार होती है ये भोजन को थोड़ा अंदर ढकेलने में सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके बाद में लिखेंगे कि मुख जो होता है वो अंदर की तरफ एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, अब भोजन कहाँ गया, दूसरे नंबर पर हम आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रास नाल। ग्रास नाल, ग्रास नाल में क्या लिखेंगे, ग्रास नाल में लिखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे यह भोजन को अमाशय में पहुंचा देता है। कहाँ पर पहुंचा देता है, अमाशय में पहुंचा देता है। अर्थात तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, अमाशय हो जाएगी। अमाशय में क्या लिखेंगे कि अमाशय क्या होती है, यह एक प्रकार की या फिर आहार नल में पाई जाने वाली यह थैलीनुमा संरचना होती है जिसके निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है और कार्डियक होता है। ये 3 भाग होते हैं, फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक, ये 3 भाग होते हैं अमाशय में। अमाशय के अंदर क्या होता है कि अमाशय के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। तथा इसमें जो भोजन होता है उसकी महीन महीन लुगदी पिस जाती है। ठीक है, जिसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, अमाशय में एक गति पाई जाती है जिसे क्रमाकुंचनी गति कहते हैं। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचनी गति होती है। अब ये जो पिसा हुआ भोजन होता है ये कहाँ आ जाता है, ये आहार नल के आगे भाग यानी जो सी आकार की संरचना होती है उसमें पहुंच जाता है। सी आकार की जो संरचना होती है उसे हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी, या इंग्लिश में इसे डियोडिनम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पित्त रस होता है वो इसी में मिल जाता है और जो अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस होता है वो भी भोजन में कहाँ पर मिलता है, तो इसी ग्रहणी वाले अर्थात जो सी आकार की संरचना होती है यहीं पर मिल जाता है। अब क्या होता है, ग्रहणी के द्वारा जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 7 मीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 7 मीटर होती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर छोटे छोटे उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें विलाई या रसांकुर कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण कर लिया जाता है तथा जो शेष पदार्थ होते हैं उन्हें आगे बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है। अगर छोटी आंत की हम बात करें तो छोटी आंत के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, तो पहला होता है डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अगर यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इलियम में होता है। कहाँ पर होता है, इलियम में होता है। ठीक है, अब भोजन कहाँ गया, अब भोजन आ गया बड़ी आंत में। तो लास्ट हेडिंग हम डाल देंगे बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। और इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अगर बड़ी आंत की बात की जाए तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है। किसका अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है तथा इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको मलाशय या मूत्राशय के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बड़ी आंत के 3 पार्ट की बात करें तो पहला होता है सीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन और SCR, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि पौधों में होने वाली प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन गतियों का वर्णन कीजिए। तो प्रकाशानुवर्तन क्या है भाई, मान लीजिए पौधा लगा हुआ है, ये क्या है, पौधा लगा हुआ है, ठीक है, ये पौधा है, यहाँ पर ये सन हो गया, यस, ठीक है, ये सन है। अब आपको एक चीज पता होगी, आपको एक चीज पता होगी ये कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर अर्थात सूर्य के प्रकाश की ओर गति करते हैं, ठीक है। तो अगर अब जो पौधा होता है इसका जो प्ररोह भाग होता है, ये प्ररोह भाग है और ये किधर गति कर रहा है, सूर्य की ओर गति कर रहा है, अर्थात इसमें कौन सी गति पाई जाती है, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति होती है। मतलब ऐसी गति जो जब पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है तो उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। लेकिन इसके जो पौधा होता है उसमें एक दूसरा तंत्र पाया जाता है जिसे हम रूट कहते हैं, यानी जड़ तंत्र कहते हैं। अगर हम जड़ तंत्र की बात करें तो सभी को पता है कि जो जड़ होती है वो पृथ्वी में नीचे की ओर गति करती है। किधर की ओर गति करती है, पृथ्वी में नीचे की ओर गति करती है। और नीचे की तरफ कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अर्थात जो जड़ें होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करती हैं, इसलिए इस गति को हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती या गुरुत्वानुवर्तन गति, ठीक है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितना हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, लेकिन जितना हम पृथ्वी के अंदर यानी गहराई में जाएंगे उतना ही जो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल का मान अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में होने वाले कायिक प्रजनन का उल्लेख कीजिए। तो कायिक जनन क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम तना ले लेते हैं, तने से जैसे गन्ना आ जाएगा। इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि पौधे का जो तना होता है उसी से नए पादप की उत्पत्ति कर ली जाती है, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है। या जैसे गुलाब हो गया, गुलाब की कलम लगा दी जाती है। दूसरा पॉइंट जैसे पत्ती की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि पत्तियों के द्वारा ही नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अजूबा जो होता है उसमें जनन पत्तियों के द्वारा हो जाता है, या इसी को हम ब्रायोफिलम भी कहते हैं, ठीक है। अगर जड़ की बात करें तो आप इसका तो उदाहरण जानते ही हैं, जैसे मेंथा है, मेंथा जो है जड़ के माध्यम से ही लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। अगर खाद्य श्रृंखला की हम बात करें कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि समस्त जीवधारी जो होते हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं तथा एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए पादप है, इसको कौन खाता है, जैसे मान लीजिए खरगोश को, खरगोश ने खाया, खरगोश को कौन खा लेता है, खरगोश को मान लीजिए किसी को, जैसे कुत्ता मान लीजिए, कुत्ता ने खा लिया, कुत्ते को कौन, लोमड़ी ने खा लिया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, देखिए कि जो लोमड़ी है वो कुत्ते पर निर्भर है और कुत्ता खरगोश पर निर्भर है और खरगोश पादप पर निर्भर है। मतलब इस प्रकार से क्या बन जा रहा है, एक सीरीज बन जा रही है, एक चैन बन जा रही है, श्रृंखला बन जा रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब अगर दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाएं तो जिस संरचना का या जिस जटिल संरचना का निर्माण होता है उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का विवरण दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैविक विकास में हम क्या लिख देंगे, इसमें संकल्पनाएं लिखनी है। तो आपको पता है कि 3 संकल्पनाएं दी गई थी। नंबर 1 लैमार्कवाद दिया गया था, दूसरा डार्विनवाद दिया गया था और तीसरा ह्यूगो डी ब्रीजवाद दिया गया था। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का विस्तार से बढ़। तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर आनुवंशिकता संबंधी नियमों की खोज की थी, ठीक है। और उसी से संबंधित इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम था प्रभावता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम,
पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम जो था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये कई बार बताए जा चुके हैं, इसलिए अब नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।